नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के प्राचीन इतिहास पर क्रैश कोर्स वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके सामने सवाल आता है कि आप यह वीडियो क्यों देखें? YouTube पर बहुत वीडियो उपलब्ध है। यह ही वीडियो क्यों? तो चलिए जानते हैं। यह वीडियो देखने के बाद इतिहास आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि इतिहास आप समझेंगे। साथ ही हम भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना करते हुए आसान शब्दों का प्रयोग किए हैं, ताकि किसी को भी समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। हमने हिस्ट्री को स्टोरी जैसा समझाया है, साथ ही उसमें उन सभी कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट को जोड़ा है जो कि आज के प्रतियोगिता परीक्षाओं की मांग है। अब सवाल है कि आपको क्या करना है। आपको इस क्रैश कोर्स वीडियो को पूरा देखना है, फिर PDF को डाउनलोड करके उसे 2 बार अच्छे से पढ़ना है, फिर 4 दिन बाद वीडियो को पुनः देखना है। आप पाएंगे कि आपको सारा तथ्य समझ आ गया है, साथ ही आपको सभी पॉइंट याद भी हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल से, जिसमें हम मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पाषाण काल के बारे में जानेंगे, जब मानव द्वारा पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे। फिर हम उस दौर में जाएंगे जब मानव द्वारा धातु का प्रयोग शुरू हुआ। पहले धातु के रूप में तांबे का प्रयोग शुरू हुआ। उस दौरान तांबे और पत्थर का प्रयोग साथ साथ होता था, जिसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। फिर हम महापाषाणिक संस्कृति के बारे में जानेंगे, जो कि पाषाण युग के समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। इन सब के बाद हम 2500 ईसा पूर्व के दौर में आएंगे, जिसमें हम अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाने वाली हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के साथ साथ उसकी विशेषता पर भी नज़र डालेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम वैदिक संस्कृति के दौर में आएंगे, जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक युग के अंत यानी 36 सदी ईसा पूर्व के दौरान देखेंगे कि पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा था। साथ ही उस समय के धार्मिक आंदोलन जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बन के उभरता है, जिसमें हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के दौर में मगध साम्राज्य को देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर के बारे में जानेंगे और उसके आक्रमण को डिटेल से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे योग शासक होते हैं। हम देखेंगे कि मौर्य वंश का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है, पर अशोक के बाद मौर्य वंश पतन की ओर बढ़ जाता है और बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक साबित होता है, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना होती है। हम देखेंगे कि मौर्य वंश के बाद पूरे भारत में अनेक साम्राज्य हो जाते हैं। उस दौर को मौर्योत्तर काल में रखा जाता है। मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत में शुंग वंश का राज्य होता है। साथ ही विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। ये सारे भारत के धर्म को अपना लेते हैं। कुषाण वंश में कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक होता है। साथ ही उस दौर में दक्कन के क्षेत्र में उदय हुए सातवाहनों के बारे में भी जानेंगे।
साथ ही उस समय के दक्षिण भारत के राजवंश को देखेंगे, जिसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। मौर्योत्तर काल के बाद हम गुप्त वंश को देखते हैं, जिसका शासनकाल 1319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहता है। गुप्तों का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के बारे में देखेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसलिए इस दौरान के सांस्कृतिक उपलब्धियों पर विशेष नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि गुप्त काल के 200 साल के शासन के बाद फिर से नए नए राजवंशों का उदय होता है, जिसमें हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का उदय होता है, जिसमें हर्षवर्धन नाम का योग शासक होता है। साथ ही देखेंगे कि सातवाहन के बाद दक्कन में वाकाटक वंश का साम्राज्य आता है। साथ ही चालुक्य वंश पर नज़र डालेंगे तथा दक्षिण भारत के पल्लव वंश के साथ हम प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त करेंगे। अंत में हम प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति पर नज़र डालेंगे, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से हम पूरे प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। इस वीडियो का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, ईसा मसीह के जन्म के पहले वर्षों के लिए ईसा पूर्व प्रयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में BC या BCE लिखा जाता है, जिसमें BC का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट और BCE यानी बिफोर कॉमन एरा है। जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों के लिए ईस्वी का प्रयोग करेंगे, जिसे इंग्लिश में AD या CE लिखते हैं, जिसमें AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी और CE का कॉमन एरा है। यह आपको ध्यान में रखना है। लेखन प्रणाली के आधार पर भारतीय इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पढ़ते हैं। इस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी उस समय के लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। इसलिए इस काल की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब हुआ अभिलेख, सिक्के, पत्थर और ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ आदि। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से मतलब उस कालखंड से है जिसमें लिपि तो थी, यानी लेखन प्रणाली का विकास हो चुका था, पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। जबकि जिस काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो चलिए शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से, जिसमें हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण युग, जब पत्थर के औजार उपयोग किए जाते थे, उसे पाषाण युग कहा जाता है। औजारों के साइज के आधार पर इसको 3 कालखंडों में विभक्त किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, हम उस काल की बात कर रहे हैं जब होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय होता है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम, मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया। आग का आविष्कार इसी काल के दौरान होता है। पूरा पाषाणिक स्थल पर नज़र डालें तो भीमबेटका, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है, से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला है मध्य पाषाण काल। इस काल में औजार छोटे होने लगे,
जिसे माइक्रोकोलिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे पशुपालन आया है तो हमको जानना चाहिए कि सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ता और उसके बाद भेड़ बकरी का नंबर आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता होगा। अगला है नवपाषाण काल। इस काल के दौरान मानव अस्थायी रूप से बसने लगे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुज होम से मिलता है। बुज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। कृषि कार्य प्रारंभ नवपाषाण काल के दौरान हुआ। तो आपको जानना जरूरी है कि सबसे पहले मानव द्वारा गेहूं और जौ उपजाए गए थे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन से फसल उगाए गए थे? उसमें गेहूं होगा और उसके बाद जौ। इसी काल के दौरान पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। नवपाषाण काल के बाद हम ताम पाषाणिक संस्कृति के बारे में जानते हैं। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे यानी कॉपर का प्रयोग आरंभ हुआ। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम पाषाणिक यानी कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया धातु कॉपर था। आपको एक बात और ध्यान में रखना है, चित्रित मृत भांडों का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम पाषाण काल में ही शुरू हुआ था। अगला है महापाषाणिक संस्कृति। नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति यानी मेगालिथिक कल्चर का उदय हुआ। इनमें लोग मृतकों के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आप अपने स्क्रीन में भारत के मैप में प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न स्थलों को देख पा रहे हैं। यह मैप आपको PDF में भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले हम इसके खोज के बारे में जानेंगे कि कब इसकी खोज हुई, कब हमें पता चला कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता कभी बसी थी। खोज की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का, जो 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। अगला है दयाराम साहनी। सर्वप्रथम वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी। सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी माने जाते हैं। अगला है राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला एंड इम्पोर्टेंट है जॉन मार्शल। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किए थे। तो आपको ध्यान में रखना है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी। सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। सबसे अधिक स्थल सिंधु व रावी नदी के किनारे मिले हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं
और आप देख पा रहे हैं कि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी भाग मांडा जो कि कश्मीर में है, जो कि चिनाब नदी के किनारे हैं, जबकि सबसे दक्षिणी भाग दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी भाग सूतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी मुख्य विशेषता इसकी शहर योजना प्रणाली यानी नगर योजना प्रणाली थी। समकोण पर काटती चौड़ी व सीधी सड़कें, उत्तम जल निकास प्रणाली, ढकी नाली एक व्यवस्थित शहरी जीवन का उदाहरण था। इसके मकान प्रायः पक्की ईंटों के बने होते थे। इसकी चित्रात्मक लिपि थी जो इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांसे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था जो कि तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी मुख्य विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको विशेष तौर पर इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं इसका काल निर्धारण। C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर इसका काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आगे नजर डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर पर। पहला शहर है हड़प्पा। यह सबसे पहले खोजा गया शहर था। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने करवाई थी। यह रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से 6 अन्न भंडार मिले हैं, पुजारी की मूर्ति मिली है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ द डेड। यहाँ से मिले सच। मोहनजोदड़ो से मिला सबसे बड़ा इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगार पाया गया है। यहाँ से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे पशुपतिनाथ शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा विराजमान हैं। आगे देखते हैं कालीबंगन। यह घंघर नदी यानी प्राचीन सरस्वती के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जुते हुए खेत तथा अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। इसके खोजकर्ता ए घोष हैं। अगला देखते हैं लोथल। यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थान था। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल, क्योंकि यहाँ से एक गोदी बारा यानी जहाज़ों की गोदी मिला है। यहाँ से व्यापार होता था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहते हैं। रंगनाथ राव ने लोथल तथा रंगपुर की खोज की। रंगपुर अहमदाबाद जिले के नज़दीक काठियावाड़ जिला गुजरात में है। अगला है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ जिला में है। 1990-91 में खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर किस प्रकार थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में बटे होते थे। एक होता था पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग छोटा होता था पर ऊंचाई में होता था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता है, जबकि पूर्वी भाग बड़ा पर निचले इलाके में होता था, जिसे निचला नगर कहा जाता है। इसके शहर किले बंद थे,
पर चहुंदरों से किसी दुर्ग या किले बंद का साक्ष्य नहीं मिला है। धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम और निचला नगर। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। न किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं और न मंदिर जैसी कोई इमारत। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ शिव विशेष पूजनीय था। सेंधव सभ्यता समाज एक मातृस्थात्मक समाज था। देवी माँ की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। एक हड़प्पाई मूत्रिका में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। इनका मुख्य धंधा भी कृषि था। मुद्राओं का निर्माण टेराकोटा से होता था। हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस चीज़ से परिचित नहीं थे। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इस पे ध्यान दें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का आविष्कार वैदिक सभ्यता के दौरान हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर, तलवार, आलू, गन्ना और गाय से भी परिचित नहीं थे। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आगे देखते सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, पर सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है। अन्य कारण है जैसे कि जलवायु परिवर्तन, नदियाँ का सूख जाना, बाहरी आक्रमण जैसे आर्यों का आक्रमण आदि। हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।